कोलकाता की सड़कों पर उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में निकाला गया प्रदर्शन मार्च राजनीतिक टकराव में बदल गया। इस मार्च का उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाना था, लेकिन जैसे जैसे रैली आगे बढ़ी, वहां मौजूद अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल गरमाने लगा। देखते ही देखते तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी हुई, फिर बहस बढ़ी और कुछ ही देर में यह धक्का मुक्की और हाथ थापाई में बदल गई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सुरक्षा बलों को तुरंत बीच बचाव करना पड़ा। जब दोनों पक्षों के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तब पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने हालात को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। इसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना और किसी बड़ी हिंसक घटना को रोकना था। कुछ समय तक इलाके में तनाव बना रहा, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन एक मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की मांग के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन कुछ ही देर में पूरा ध्यान राजनीतिक टकराव और सड़क पर हुई झड़प की ओर चला गया। यही घटना अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह विरोध प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ और देखते ही देखते इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया। यह पूरा मामला बुधवार का है। बरुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में एक प्रदर्शन मार्च आयोजित किया गया था। इस मार्च का आयोजन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा ने किया था। हालांकि इस रैली को आयोजित करने से पहले मामला अदालत तक पहुंचा था, क्योंकि शुरुआत में इसकी अनुमति नहीं मिली थी। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद रैली निकालने का रास्ता साफ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन मार्च दक्षिण कोलकाता के बालीगंज फारी इलाके से शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था और बड़ी संख्या में लोग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रैली अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ी, माहौल बदलने लगा। रास्ते में भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रैली का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चोर जैसे नारे लगाए गए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने मार्च के रास्ते में खड़े होकर उसे रोकने की भी कोशिश की। इससे दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया। यहीं से स्थिति और बिगड़ने लगी। एक तरफ टीएमसी के समर्थक अपनी रैली को आगे बढ़ाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराने पर अड़े हुए थे। दोनों पक्षों के बीच बढ़ता टकराव कुछ ही समय में सड़क पर खुली झड़प में बदल गया, जिसके बाद पुलिस को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़ें। जैसे जैसे दोनों पक्ष आमने सामने आते गए, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता चला गया। पहले नारेबाजी हुई, फिर बहस तेज हुई और कुछ ही देर में कई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। जब पुलिस ने देखा कि दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, तब सुरक्षा बलों ने बीच बचाव किया। भीड़ को पीछे हटाने और किसी बड़ी हिंसक घटना को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव बना रहा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। इस बीच प्रदर्शन में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि बरुईपुर जैसी संवेदनशील घटना पर विरोध मार्च निकालने का नैतिक अधिकार टीएमसी के पास नहीं है। भाजपा समर्थकों का आरोप था कि राज्य की सरकार ने पहले भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के प्रति नरम रवैया अपनाया और कई मामलों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि टीएमसी और उसके समर्थकों ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाना था। दिलचस्प बात यह भी है कि यह रैली शुरुआत से ही विवादों में थी। इसे आयोजित करने की अनुमति को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया था। एक दिन पहले, यानी मंगलवार को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें रैली की अनुमति देने से इनकार किया गया था। अदालत ने टीएमसी को विरोध मार्च आयोजित करने की इजाजत तो दी, लेकिन साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लागू की ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे
और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। हालांकि अदालत ने इस विरोध मार्च की अनुमति दे दी थी, लेकिन यह अनुमति बिना किसी शर्त के नहीं थी। अदालत ने साफ कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े। इसी वजह से कोर्ट ने रैली के कई महत्वपूर्ण नियम तय किए। सबसे पहले अदालत ने रैली के तय किए गए मार्ग में बदलाव किया। पहले यह मार्च शरद बोस रोड स्थित लैंड्सडाउन मार्केट तक जाना था, लेकिन अदालत ने इस योजना में संशोधन करते हुए इसका अंतिम पड़ाव हजरा क्रॉसिंग निर्धारित कर दिया। अदालत का मानना था कि यदि रैली अपने मूल मार्ग पर जाती है तो उस इलाके में ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही पर ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए भीड़ और यातायात दोनों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया। सिर्फ रूट ही नहीं, बल्कि रैली के समय में भी बदलाव किया गया। आयोजकों ने पहले दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मार्च निकालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अदालत ने इसे घटाकर दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सीमित कर दिया। यानी प्रदर्शन की अवधि कम कर दी गई ताकि शहर में सामान्य जनजीवन ज्यादा देर तक प्रभावित न रहे और सुरक्षा व्यवस्था संभालना भी आसान हो। इसके अलावा अदालत ने ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसके स्थान पर केवल हैंडहेल्ड माइक्रोफोन के उपयोग की अनुमति दी गई। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का अधिकार भी मिले और आसपास रहने वाले लोगों को अनावश्यक शोर या असुविधा का सामना भी न करना पड़े। इन सभी शर्तों से साफ था कि अदालत विरोध प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करना चाहती थी, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनी रहे, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह न बिगड़े और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना को जितना हो सके कम किया जा सके। बावजूद इसके, बाद में घटनास्थल पर जो कुछ हुआ उसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। अदालत ने केवल रैली के समय और मार्ग में ही बदलाव नहीं किया, बल्कि आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस रास्ते से रैली गुजरेगी वहां सड़क का कम से कम एक हिस्सा हर समय वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहना चाहिए। इसका उद्देश्य यह था कि शहर की सामान्य यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो और एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाओं तथा आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जैसे ही रैली अपने अंतिम स्थान पर पहुंचे, उसके बाद भीड़ को लंबे समय तक वहीं इकट्ठा न रहने दिया जाए। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लोगों को शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौटना होगा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो। अदालत ने प्रतिभागियों की संख्या पर भी सीमा तय करते हुए कहा कि रैली में एक समय पर 1000 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। इन सभी शर्तों का उद्देश्य केवल यही था कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। दूसरी ओर रैली में मौजूद टीएमसी नेताओं ने लगातार अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मंच और रैली के दौरान लोगों से कहा कि किसी भी उकसावे में न आए, अनुशासन बनाए रखें और पूरे प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करें। साथ ही टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जानबूझकर रैली को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि विरोध प्रदर्शन अपने मूल उद्देश्य से भटक जाए और माहौल तनावपूर्ण बन जाए। वहीं भाजपा नेताओं का पक्ष इससे बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि उनके समर्थकों ने किसी तरह की हिंसा शुरू नहीं की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी की युवा शाखा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले उनके समर्थकों को उकसाया, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। भाजपा का दावा था कि उनके कार्यकर्ता केवल अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटा गया। यानी घटनास्थल पर जो कुछ हुआ उसे लेकर दोनों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी अलग कहानी सामने आई। एक तरफ टीएमसी ने भाजपा पर रैली में व्यवधान डालने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि उनके समर्थकों को उकसाया गया। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि आखिर टकराव की शुरुआत किसने की। लेकिन इतना जरूर साफ था कि जिस प्रदर्शन का उद्देश्य एक मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग करना था, वह राजनीतिक आरोप, प्रत्यारोप और सड़क पर हुए टकराव की वजह से पूरी तरह सुर्खियों में आ गया।
इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल प्रदर्शन स्थल तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे रैली दक्षिण कोलकाता के अलग अलग इलाकों से होकर आगे बढ़ी, शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, कुछ स्थानों पर लंबा जाम लग गया और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लगा। हालांकि प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि इतनी बड़ी रैली के दौरान ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अधिकारियों ने पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी। लोगों से अपील की गई थी कि वे उन मार्गों से बचें जहां से रैली गुजरने वाली है और यदि संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। इसका उद्देश्य शहर में अव्यवस्था को कम करना और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना था। रैली के पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद था और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश थी कि किसी भी तरह की अफवाह, हिंसा या अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो। इसी बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब रैली धीरे धीरे हजरा की ओर बढ़ रही थी, तब माहौल जरूर तनावपूर्ण बना हुआ था। दोनों राजनीतिक दलों के समर्थक आमने सामने थे और पुलिस को हर पल सतर्क रहना पड़ रहा था। हालांकि बीच बीच में तनाव की स्थिति बनी, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और त्वरित कार्रवाई के कारण हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं गए। अधिकारियों के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना थी। एक तरफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी भी सामान्य रूप से चलती रहे। यह भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी। यही कारण था कि पुलिस पूरे समय बेहद सतर्क रही और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखती रही। इस तरह पूरे दिन शहर में तनाव का माहौल जरूर बना रहा, लेकिन प्रशासन का कहना था कि लगातार निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि जब किसी संवेदनशील आपराधिक मामले पर विरोध प्रदर्शन होता है, तो राजनीतिक टकराव उसे किस तरह एक अलग दिशा में ले जा सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती रही और इसी दौरान एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल प्रभास मंडल की बुधवार तड़के एक कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच के सिलसिले में उसे घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां अपराध के घटनाक्रम को दोबारा समझने और उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान प्रभास मंडल ने मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश की और हिरासत से भागने का प्रयास किया। अधिकारियों के मुताबिक इसी घटनाक्रम के दौरान हुई कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बन गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी कबीर मोल्ला को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और तेज कर दी गई। इस केस में प्रभास मंडल के अलावा आनंद, सरदार और दिबाकर सरदार के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका था। कबीर मोल्ला की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार या पुलिस कार्रवाई का सामना करने वाले आरोपियों की कुल संख्या 4 हो गई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका की अलग अलग जांच की जा रही है और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल यह मामला केवल एक जघन्य अपराध की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े राजनीतिक विरोध, सड़क पर हुए टकराव और पुलिस की कार्रवाई ने इसे राज्य के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर इस मामले में अंतिम न्यायिक फैसला क्या होता है। फिलहाल यही थी इस मामले से जुड़ी अब तक सामने आई प्रमुख जानकारियां। यदि इस केस में कोई नया आधिकारिक अपडेट या अदालत से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने आता है, तो हम आपको उसकी जानकारी भी सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सत्यापित समाचारों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं